सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कह को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आरू गुस्से से तुलसी को खींचते हुए अपनी जीप के पास लाती है और उसका हाथ छोड़ के उसके गालों को गुस्से से पकड़ के कहती है, बहुत ऊपर निकल आया ना तेरे। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ आई, क्या दिखाना चाहती थी सबके सामने कि मेरी तुम्हारे नज़रों में कोई हैसियत नहीं है। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। अब तू बस हवेली पैदल जाएगी, वो भी मेरे हवेली पहुंचने से पहले। अगर तू मेरी जीप की स्पीड के साथ नहीं दौड़ पाई तो तेरी ये दोनों टांगें यही तोड़ के रख दूंगी मैं। ये सब आरू काफ़ी गुस्से में कह रही थी। वही तुलसी कुछ नहीं कहती है। आरू अपनी जीप में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और वहीं तुलसी रोते हुए उसके जीप के पीछे पीछे भाग रही थी। ये सब रोशनी छुप के देख रही थी और उसके होठों पर इस वक्त एक अजीब सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहती है, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो सोचा था कि आरू इसको रानी बना के रखेगी, लेकिन मैं तो भूल गई थी नौकरानी हमेशा नौकरानी बनने लायक ही होती है। आरू की नज़रों में तुलसी की कोई औकात नहीं है। मतलब कि अभी भी मेरा चांस लग सकता है और मैं उस हवेली की मालकिन बन सकती हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मम्मी को सुनाती हूँ। वो जल्दी से ये खबर अपनी मम्मी को सुनाने के लिए घर के अंदर भाग के आती है। वहीं आरू जीप में थी और वहीं तुलसी उसकी जीप के पीछे पीछे भाग रही थी। हालांकि आरू ज़्यादा तेज जीप नहीं चला रही थी, वो साइड मिरर से देख रही थी। तुलसी से अपनी कड़क आवाज़ में कहती, जल्दी जल्दी पैर चलाइए पत्नी जी, इतनी स्पीड से भगाएंगे तो सीधा कल ही पहुँचेंगे, थोड़ा तेज़ भागिए। इधर तुलसी बिना चप्पलों की थी और भाग नहीं पा रही थी। इस वक्त वो पूरा पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी आरू के पीछे भाग रही थी। आरू बस मिरर में तुलसी को देख रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी हवेली के सामने रुकती है और तुलसी भी रुक के हाँफने लगती है। वहीं आरू जीप से उतरती है और तुलसी को हवेली के अंदर जाने का इशारा करती है। तुलसी जैसे एक कदम बढ़ाती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही आरू उसे पकड़ लेती है। वहीं आरू का हाथ तुलसी की कमर पे था। तुलसी ये महसूस करके थोड़ा उस, उसको अजीब लगता है। वो एकटक आरू को देखने लगती है, जो इस वक्त बहुत शांत दिख रही थी। उसके लिए आरू किसी पहेली की तरह थी, जो एक पल में ज्वालामुखी की तरह गुस्सा होती थी और एक पल में एकदम शांत समुंदर बन जाती थी। तुलसी एकटक आरू के चेहरे को देख रही थी, तभी आरू झटके से उसे अपनी गोद में उठा लेती है। आरू के इस तरह गोद में उठाने के चलते डर से तुलसी के हाथ अपने आप आरू के कंधे पे चले जाते हैं। आरू एक नज़र तुलसी को देखती है, फिर हवेली की तरफ कदम बढ़ा देती है। तुलसी को गोद में उठाकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने किसी छोटे से बच्चे को उठाया हो। तुलसी हद से ज़्यादा हल्की थी। तुलसी को इस वक्त आरू की गोद में काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन डर के चलते उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। यहाँ आसपास नौकर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक नज़र भी तुलसी को नहीं देखा। भाई आरू की पत्नी थी और किसे अपनी मौत को आमंत्रित करना था, वही वो तुलसी को देखे। इस वक्त तुलसी आरू की गोद में थी और ऊपर खड़ी शीतल की मुठ्ठियाँ कस जाती हैं ये देखकर। उसे लगा था आरू तुलसी को मारेगी, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें उल्टी हो रही थी।
इधर आरू तुलसी को गोद में लिए अपने रूम में लाती है और अपने बेड पे बैठा देती है। बिना तुलसी की तरफ देखे वो मुड़ के जाने लगती है। तभी उसके कानों में तुलसी की सिसकियों की आवाज़ आती है। तुलसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर आरू की गुस्से से मुट्ठियाँ कस जाती हैं। वो जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करती है, जिसकी आवाज़ से तुलसी सहम सी जाती है। आरू तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई दांत पीसते हुए कहती है, रो क्यों रही हो? तुमने गलती की और इसकी सज़ा मिली। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है ना हमारे बिना इजाज़त के इस हवेली से बाहर कदम रखने का। अगर दोबारा मेरे खिलाफ जाकर कुछ करने की कोशिश की ना, तो ये तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगी। इस वक्त आरू की आंखें गुस्से से लाल थीं। वहीं तुलसी अपने आंसू भरे आंखों से आरू को देखते हुए हल्की सी तेज आवाज में कहती है, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, इजाज़त लेकर गए थे। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए अपनी मम्मी से। इतना कहकर वो बिस्तर से उठकर वहाँ से जाने वाली होती है। भाई तुलसी की तेज आवाज़ सुनते हुए आरू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे तेज आवाज़ में बात करे। वहीं उसकी ये छोटी सी दुल्हनिया उससे तेज आवाज़ में जवाब दे रही थी। तुलसी वहाँ से जा पाती कि तभी आरू उसकी बाजू पकड़ के उसे अपने तरफ घुमा के सर्द आवाज़ में कहती, मैंने मुझे किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरे खिलाफ जाकर कुछ करने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और फिर उसकी आंखों में देखते हुए, और एक बात, मेरे सामने ये अपनी कैंची जैसी ज़बान को काबू में रखना, वरना ज़बान खींच के हाथ में दे दूंगी। इतना कहकर वो रूम से निकल जाती है। वहीं तुलसी रोती हुई रह जाती है। उसे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी अपनी किस्मत बदल नहीं सकती थी। एक पल के लिए तो आरू की खतरनाक बातें सुनकर वो अंदर तक कांप गई थी, लेकिन वो थी तो एक 18 साल की छोटी सी लड़की, कब तक बर्दाश्त करते रहती। तुलसी इधर बाथरूम में चली जाती है। वहीं आरू जब हवेली के बाहर आती है तो वहाँ पे साज सजावट हो रही थी। ये देखकर वहाँ एक मौजूद आदमी से कहती है, ये सब तामझाम क्यों हो रहा है यहाँ पे? साफ करो इस कचरे को। तभी वो कहता है, बॉस ये बड़े भैया ने हमें कहा है करने को। आज शाम को आपकी शादी की खुशी में उन्होंने नाच गाने का प्रबंध किया है। जिस पर आरू खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये भैया भी ना, क्या ज़रूरत थी ये सब हवेली के बाहर करते। फिर अपनी एक आईब्रो खुजलाते हुए, अब उस छुई मुई को कमरे में बंद करना पड़ेगा, एक जगह उसका पैर टिकता तो नहीं है। और इतना बोलकर आरू वहाँ से निकल जाती है। तुलसी इस वक्त भाभी के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ बस कुछ लोगों का ही खाना बन रहा था, तो ये देखकर तुलसी भाभी से मासूमियत से कहती है, भाभी आप इतना कम खाना क्यों बना रही हो? जिस पर भाभी आटा गूंथते हुए मुस्कुरा कर कहती हैं, वो इसलिए क्योंकि आज वो और आरू जश्न का मज़ा उठाने वाले हैं और आज हमें हवेली के बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हवेली के बाहर ही जश्न हो रहा है, तो तुम भी चुपचाप खाना खा के सो जाना। इस पर तुलसी हाँ में सर हिलाकर कहती है, भाभी दोपहर से बड़की अम्मा नज़र नहीं आई, कहीं गई है क्या? इस पर भाभी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ वो शहर गई है बाबूजी के साथ किसी काम से, इसीलिए तो हवेली के बाहर जश्न की तैयारी हुई है, वरना बड़की अम्मा को ये सब पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो फिर किसी की भी खैर नहीं। इतना कहकर वो हंसने लगती लगती है।
और उनके साथ तुलसी भी हंस रही थी। इधर शीतल आराम से अपने बिस्तर पे बैठ के सेब खा रही थी। वहीं सुनीता जी कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। सुनीता जी मुंह बनाकर कहती, पता नहीं वो पिद्दी भर की लड़की ने आरू पर क्या जादू किया है कि हमारी आरू बस उसी में रहती है। मुझे तो लगा था कि मेरी आरू उसे मारेगी, उसे इस हवेली से बाहर निकाल देगी, लेकिन ये क्या, वो तो किसी हीरो की तरह उसे गोद में उठाए आ रही है। इस टाइम शीतल का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था और ना ही कुछ और। उसे इतना शांत देखकर सुनीता जी चिढ़ के कहती हैं, बेटा तुम ना यहाँ बिस्तर पे पसर के बस सेब खाओ, और वो पिद्दी भर की लड़की पता नहीं क्या क्या करेगी। मुझे तो लगता है बहुत जल्द मेरी आरू उस लड़की के पीछे बिल्कुल पागल हो जाएगी। ये सब कहते हुए सुनीता जी ने आरू और तुलसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी। वहीं शीतल गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये आप अपना ये गोबर वाला दिमाग कम में इस्तेमाल करिए। जिस पर सुनीता जी हाँ में सिर हिलाती हैं, जिसके बाद शीतल उसे कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, वाह बेटा, क्या प्लान बनाया है। इस बार तो आरू उस लड़की को हवेली से बाहर फेंक ही देगी। इस वक्त शीतल के होठों पर भी खतरनाक मुस्कान थी। इधर आरू शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और वाइट जूते पहने हुए थे, जिसमें वो कहर ढा रही थी। वहीं तुलसी चुपचाप बिस्तर पर बैठ के उसे देख रही थी। तभी आरू उसके पास आके कहती है, बाहर पार्टी हो रही है, भूल कर भी हवेली से बाहर आना मत, समझी। वो इतना कहकर तुलसी की बात सॉरी इतना बोलती है। तुलसी कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वो फिर से बोलती है, अगर ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर कदम बाहर रखा तो तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। ये बोलना था ना। इधर आरू ये सब बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। आरू के जाने के बाद तुलसी अपने रूम में कपड़े को इस्त्री कर रही होती है, आई मीन प्रेस कर रही होती है। तभी छुपते छुपाते सुनीता जी उसके रूम में आती हैं और तुलसी के एकदम करीब जाकर धीरे से कहती है, बहू। तुलसी चौंक जाती है, लेकिन सुनीता जी को देखकर वो राहत की सांस लेती है। तब सुनीता जी उस कपड़े को देखकर अपने दांत दिखाते हुए कहती है, अरे हमारी छोटी बहू कपड़े प्रेस कर रही है। सुनीता जी अपनी बातों में हद से ज़्यादा मिठास बोलते हुए ये सब कह रही थी। तभी तुलसी मासूमियत से कहती है, क्या हुआ मम्मी, कुछ काम था क्या आप इस वक्त हमारे रूम में। तुलसी के सवाल सुन के सुनीता जी उदास सा फेस बनाते हुए कहती हैं, जैसे वो इसी का इंतज़ार कर रही हैं कि तुलसी कब उनसे ये सवाल करे। वहीं सुनीता जी के चेहरे को ऐसे उदास देखकर तुलसी को जैसे लग रहा था कुछ अनहोनी हुई है। वो कुछ कहती उससे पहले ही सुनीता जी उसका हाथ पकड़ के कहती है, बहू अब हमारी हवेली और आरू की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, हमारी आरू की इज्जत बचा लो। सुनीता जी की बातें तुलसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी।
वो नासमझी से सुनीता जी को देखने लगती है। तब सुनीता जी अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहती हैं, तुम्हें तो पता है ना बहू, आज पार्टी होने वाली है, कई लोग आने वाले हैं, लेकिन जिस लड़की को बुलाया गया था वो अब तक नहीं आई है। और कुछ देर पहले फ़ोन करके उस लड़की ने कहा कि वो नहीं आ सकती है। अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो तुम तो जानती हो ना कि हवेली की कितनी बदनामी होगी। और आरू का गुस्सा तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो उस लड़की पे अपना गुस्सा निकालेगी। और उस लड़की की मम्मी बीमार है इसलिए वो नहीं आई। बहू, वो अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं आ सकती। सुनीता जी की बातें सुनकर तुलसी को उस लड़की के लिए बुरा लगता है। मम्मी मम्मी क्या होती है वो पप्पू भी जानती थी, क्योंकि बचपन से उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। तुलसी को उस लड़की के बारे में सोच के बुरा लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ शक्ल से ही नहीं, दिल से भी काफ़ी मासूम थी, जो किसी का दर्द नहीं देख सकती थी। यही सारी तुलसी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस वक्त सुनीता जी तुलसी के इस कमजोरी को वार करती है। तुलसी की आंखें उस लड़की के बारे में सोच के नम हो गई थी। वो नम आंखों से सुनीता जी को देख के मासूमियत से कहती, आप मेरे से क्या चाहती हैं? सुनीता जी अफसोस करते हुए कहती, बहू, मैं बस ये कहना चाहती हूँ लेकिन तुम उस लड़की की तुम उस लड़की की जगह उस पार्टी में जाओ। सुनीता जी की ये बात सुन के तुलसी झट से अपने हाथ को उनके हाथ से हटा देती है और हैरानी से देखते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? आप जानती हो हम पार्टी में डांस करें? अगर उनको पता चला तो? इतना कहकर वो आरू के कहे हुए वर्ड को याद करने लगती कि कैसे आरू ने उसे हवेली से बाहर कदम रखने के लिए मना किया था। आरू के बारे में सोच के तुलसी को डर लगने लगता है। तुलसी को इस तरह घबराता हुआ देखकर सुनीता जी कहते हैं, ठीक है, मत कर तू उस लड़की की मदद। बिना काम के तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी माँ का इलाज कैसे होगा? हो सकता है उसकी माँ की मौत भी हो जाए। सुनीता जी की बात सुनकर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो नहीं चाहती थी कि जैसे उसने अपनी माँ को खोया वैसे कोई और भी खोए। सुनीता जी अपने हाथ में पकड़े उस पैकेट को तुलसी के बिस्तर पे रख के कहती हैं, हम ये कपड़े रख के जा रहे हैं, एक बार उस लड़की के माँ के बारे में ज़रूर सोच लेना। इतना बोलकर वो रूम से निकल जाती है और कहीं तुलसी बस उस रखे पैकेट को देखने लगती है। इधर इस वक्त आरू एक चेयर पे बैठी हुई थी। उसका इस पार्टी में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अपने बड़े भाई के कहने पर उसे आना पड़ा, क्योंकि वो अपने भाई की कोई बात नहीं टालती थी। आरू के बगल में पप्पू बैठा था और वहीं पे कई आदमी पूरी तरह नशे में थे। आरू को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसका तो उन बेवड़ों को देख के दिमाग खराब हो रहा था। उसका बस चले तो वो उन्हें अभी मार डालती। एक आदमी लड़खड़ाते हुए आरू के पास आके बैठता और नशे में कहता है, क्या बात है, शादी कर लिया लेकिन हमें मिलवाया नहीं? उस आदमी के मुंह से तुलसी के बारे में सुन के आरू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए कहती है, पार्टी में आए हो तो पार्टी के मज़े लो, ठीक है? हमारे बारे में ज़्यादा जानने की दिलचस्पी न लो, समझ में? आरू की बात सुनकर एक सेकंड में उस आदमी का पूरा नशा उतर जाता है। वो जल्दी से वहाँ से उठता है और दूसरी तरफ चला जाता है। पप्पू डरते हुए आरू के कंधे पर हाथ रख के कहता है, बॉस, शांत हो जाइए।
जिस पर आरू गुस्से में कहती है, जा एक बोतल ले आ, आज पूरा मूड खराब हो गया है। पप्पू जल्दी से आरू के लिए एक बोतल लेने चला जाता है और कुछ ही देर में उसके लिए बोतल लेकर आता भी है। आरू पप्पू के हाथ से बोतल लेती है और एक ही सांस में पीने लगती है। तभी एक आदमी जाके उसके बड़े भैया से कहता है, अरे भैया, सिर्फ यही इंतजाम किया है या कुछ और भी है? जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे क्यों नहीं होगा इंतजाम, भाई राजपूतों के घर का पार्टी है तो इंतजाम तो होगा ही। तभी अचानक वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और सभी के बीचों बीच एक लड़की पे फोकस लाइट पड़ती है। उस लड़की ने अपने फेस को ढक रखा था। तभी लाइट चालू होती है और वो लड़की झट से अपना घूंघट उठा देती है। उस लड़की को देखकर आरू के आंखों में खून उतर आता है। उस लड़की ने घुटने तक का एक चमक धमक वाला ड्रेस पहना हुआ था और ऊपर ब्लाउज था जो कि हल्का ढीला हो रहा था, जिसके चलते उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। उसके गोरे रंग पे इस तरह के कपड़े देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान उस लड़की को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। चेहरे को आधा उसने ढक रखा था, उसके बाल खुले हुए थे, पैर में पायल और बिछिया मौजूद था और साथ ही गले में मंगलसूत्र भी था। इतने सारे लोगों को देखकर उस लड़की को काफ़ी घबराहट हो रही थी। तभी वो लड़की वहाँ गाना बजना स्टार्ट होता है और वो लड़की नाचने लगती है। उसको इतने सारे लोगों के बीच डांस करते हुए उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसका बस चलता तो वहाँ से भाग जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ गाना एंड होता है। तभी एक आदमी जो पूरे तरीके से नशे में धुत था, वो बार बार उस लड़की से चिपकने की कोशिश कर रहा था। वो उस लड़की को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो आदमी जैसे उस लड़की को छूने जाता है, तभी कोई उस आदमी के माथे के सर के बीचों बीच एक गोली मारता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है। गोली की आवाज़ सुन के वो लड़की अपने कानों को हाथों से ढक लेती है। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। वहीं इस पार्टी वाला माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। वो लड़की सामने देखती है जहाँ पे आरू गुस्से से काँप रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके हाथ में बंदूक था और उससे धुआं निकल रहा था। आरू को गुस्से में देखकर उस लड़की के डर से पसीने छूटने लगे थे। आरू अपनी बंदूक को अपनी पैंट के पीछे लगाती है, फिर गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ जाती है और किसी के कुछ सोचने समझने से पहले ही वो उसे वहाँ से उठा के अपने कंधे पे लाद के वहाँ से निकल जाती है। आरू उस लड़की को ऐसे लादे हुए एक गोदाम जैसी जगह पे लाती है और वहाँ मौजूद फर्श पे उसे पटक देती है। फिर झटके से उसके चेहरे से मास्क निकालती है और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उस लड़की को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। वहीं उस लड़की को इतनी ऐसे कपड़े देखकर आरू का गुस्सा बढ़ रहा था। वो नीचे झुककर उस लड़की की गालों को पकड़ के अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहती, क्या कर रही थी वहाँ पे? जब मैंने तुमसे कहा था कि रूम से बाहर मत आना और इस हवेली के बाहर कदम नहीं रखना, तो क्यों क्यों आई? डांस करने का ज़्यादा शौक चढ़ा है तुम्हें?
आरू की तेज आवाज़ सुन के तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही बीतते वक्त के साथ साथ आरू का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। तुलसी डर से सिसकते हुए कहती है, हम नहीं। ज़्यादा रोने के चलते तुलसी के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी आरू उसके बालों को मुट्ठियों में पकड़ के दांत पीसते हुए कहती है, गलती की हो ना, अब सजा भी भयंकर मिलेगा। तुमको सजा पाने का ज़्यादा ही आदत लगा है। बिना किसी सजा के तुम्हारी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती है। सजा वाली बात सुन के तुलसी डर जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि आरू किस तरह की सजा देती है। तभी दो आदमी एक बोरे में कुछ लेकर आते हैं और वो बोरा वहाँ रख के चले जाते हैं। तभी आरू नीचे से उठती है और जाकर बोरे से उस सामान को निकालती है। बोरे से जो निकालती है उसे देखकर तुलसी की आंखें डर से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बर्फ की एक सिल्ली थी। ये देखकर वो आंसू भरे आंखों से आरू को देखने लगी थी। तभी आरू अपनी कड़क आवाज में कहती है, कपड़ा खोल के खड़ी हो जाओ इसके ऊपर। आरू की बात सुनकर तुलसी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो सिसकियाँ लेकर रोते हुए कहती है, हम कपड़े नहीं। रोने के चलते उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे इस कदर से रोता हुआ देखकर आरू को और गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो तुलसी को 2-3 खींच के लगाए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। आरू तुलसी को घूरते हुए कहती है, तुम खोलोगी या मैं खोलूं? 1 मिनट है और तुम्हें उस डांस करने वाली के कपड़ों में नहीं दे सकते। जब तक तुम इन बेहुदा कपड़ों को नहीं खोलोगी तब तक मेरा गुस्सा तुम पर बढ़ता ही रहेगा। तुलसी मासूमियत से कहती है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं पहना है और मैं आपके सामने कपड़े कैसे खोल सकती हूँ? तुलसी की बात सुनकर आरू उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे तुम्हारे कपड़े खोलने होंगे। आरू को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तुलसी डर से अपने कांपते हुए हाथों से उस कपड़े को खोलने लगती है। वहीं तुलसी को कपड़ा खोलता हुआ देखकर आरू के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो भी अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।